पढ़ रहे हैं। अब तक हमने रंगपुर पढ़ लिया, अब पढ़ने वाले हैं लोथल। ठीक है, तो दूसरा में प्रसिद्ध नगर हो गया लोथल। ठीक है, सामान्य परिचय लिखें। जैसे सामान्य परिचय में सबसे पहले स्थिति कहाँ पे है, पहला टॉपिक था तो सिंधु सभ्यता का जो गुजरात में लोथल नगर है वह कौन से स्थान पे है, तो वही सौराष्ट्र प्रांत, खंबात की खाड़ी, लिखते जाएं, खंबात की खाड़ी, काठियावाड़ गुजरात में, काठियावाड़ गुजरात। ठीक है, अर्थात रंगपुर जहाँ है उसी के पास में ये पूरा स्थल है। अब आगे बात करें सामान्य परिचय की। स्थिति के बाद नदी, तो सिंधु सभ्यता का जो लोथल नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदी पूछेगा तो ये है भोगवा नदी। ठीक है, रटने का टॉपिक है। इसके बाद खोज किसने की और खुदाई किसने की, तो इसकी जो खोज करता है, अब खोजकर्ता में कुछ किताबें 55 लिखती हैं, कुछ 54 लिखती हैं, 1954 1955, तो प्राय 1955 है, लेकिन 1955 ऑप्शन में ना हो तो 1954 कर देना। अधिकतर तो 1955 है, तो 1955 में एस रंगनाथ राव और खुदाई 1957 में इसी व्यक्ति ने एस रंगनाथ राव। अभी हाल ही में आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, पिछली भर्ती में जो भर्तियाँ काउंसलिंग चल रही है जिसका रिजल्ट आया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोथल पुरास्थल की खोज किसने की थी, तो आंसर था एस रंगनाथ राव। ठीक है, तो ये सामान्य परिचय याद करना है। अब आपको ये 4 टॉपिक सामान्य परिचय में आते हैं, 5वां 6वां और 7वां टॉपिक अर्थात उपनाम या खुदाई में क्या क्या मिला या कोई विशेष एकमात्र नगर के बारे में कोई विशेषता हो वो पढ़नी है। तो अब हम नगर की बात करते हैं। जब हमारे इस इतिहासकार ने एस रंगनाथ राव ने और इसकी खुदाई प्रारंभ की तो ये भी अन्य नगरों की तरह आयताकार था। यहाँ से भी यह नगरी 2 भागों में विभाजित मिली। आप जानते अभी मैंने बताया था प्राय सभी में है। पूर्वी दिशा में पूर्वी टीला जिसे निचला नगर कहा गया, और निचले नगर की मैंने आपको विशेषता बताई थी, यहाँ अधिक संख्या में मकान थे इसलिए इसे आम बस्ती कहा गया। पहले टीले के चारों ओर एक रक्षा प्राचीर हुआ करती थी जिसे इतिहासकारों ने परकोटा कहा। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक संख्या में नाम मात्र 4-5 मकान मिला करते थे और इस टीले को दुर्ग टीला कहा। यहाँ पे सैनिक वर्ग रहा करता था अर्थात पुरोहित वर्ग। ये भी अन्य सामान्य ये औसतन संरचना थी, नगर नियोजन व्यवस्था थी जो ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति पर आधारित थी। यहाँ से भी ये संरचना मिली। अब इसकी खुदाई हुई। अब खुदाई में क्या क्या मिला और इसकी विशेषता क्या हुई। जब इसकी खुदाई मिली तो कहा जाता है इसके नगरों की जो संरचना थी वो सिंधु सभ्यता के पहला महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और दूसरा महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो जैसी थे।
इसीलिए इतिहासकारों ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कह दिया। इस प्रकार क्या कह दिया, जैसे उपनाम हो गया उस नगर जैसे मकान मिलने के कारण इसे लघु हड़प्पा कहा गया। ऐसे इसके मकान इन दोनों नगरों जैसे थे, इसलिए इसे लघु मोहन जोदड़ो कहा गया। तो लघु हड़प्पा, लघु मोहन जोदड़ो किसे कहते हैं? तो लोथल। आपको एक और क्वेश्चन बता दूं, जैसे इस क्वेश्चन को पूछने से पहले मैं पिछली वीडियो में एक टॉपिक बता चुके हैं, नगर बता चुके हैं। अब तक नगर जितने पढ़ा दिए उन्हीं के आधार पर एक क्वेश्चन है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? बताइए। शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला क्या है? हमने पूछा मृतकों का टीला, प्रेतों का शहर, भूतों का टीला, प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला। तो आंसर क्या है इसका? वेरी गुड, मोहन जोदड़ो। कौन सी भाषा में है? सिंधी भाषा में। ऐसी बिल्कुल ऐसा एक प्रश्न है और इसे कहेंगे मृतकों का शहर। तो मृतकों का शहर किसे कहते हैं? लोथल को। सावधानी बरतनी है, अधिकतर प्राय बच्चों को ये मालूम है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, भूतों का टीला ये मोहन जोदड़ो के लिए है। लेकिन यदि टीला की जगह पे यदि शहर कर दिया तो आपको सावधानी बरतनी है। तो मृतकों का शहर लोथल को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था मृतकों का टीला क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसी यहाँ खुदाई हुई थी ऐसा ही नगर था। जैसी इस मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो ऊपर ही ऊपर कुल कंकाल मिले थे। कितने? 21 कंकाल मिले थे। जैसी खुदाई हुई ऊपर से, जैसे खुदाई हुई 21 कंकाल मिले थे, नर कंकाल मिले थे। इसलिए से मृतकों, प्रेतों या भूतों का टीला, क्योंकि यार समझते पहले ऊपर ही ऊपर टीले टीले में मिल गए कि वहीं और कछु रहे तो ना हो। और लेकिन मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान के साथ नहीं मिले। कब्रिस्तान का मतलब है गड्ढे में, ये ऊपर ऊपर से मिले। नीचे कब्रिस्तान जो भी टीला था उसके दक्षिण में हुआ करता था कब्रिस्तान। कोई गड्ढे में कोई सब नहीं मिला, लेकिन गड्ढों में सब कहाँ से मिला? लोथल से। तो मृतकों का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ में जब साक्ष्य हम पढ़ेंगे अब खुदाई में, तो टीले के दक्षिण भाग में जो टीला था, 2 हिस्सों में जो नगरी बसी हुई थी, उसके दक्षिण भाग में 20 कब्र मिली थी। 20 कब्र, सब नहीं, 20 कब्र। कब्र का मतलब 1 कब्र, फिर 2 कब्र, फिर 3 कब्र, फिर 4 कब्र। जैसे में मुसलमान भाइयों की कब्रें होती हैं तो मज़ारें होती हैं ऐसे। तो 20 कब्र मिली और इन कब्रों को युगमित सवादान भी कहा जाता है। युगमित का मतलब जोड़ा, सब। अब इसका मतलब है कि जैसे एक कब्र में युगमित सवादान, एक कब्र में 2 शव, पहला शव दूसरा शव, जैसे एक इसमें शव। अब इस 20 कब्रों में से 3 कब्र ऐसी थीं, 20 में से 3 कब्र ऐसी थीं जिनमें 1 पुरुष और 1 महिला थी। अर्थात युगमित का मतलब जोड़ा। 20 कब्र मिली जिनमें से 3 कब्र ऐसी मिली थी, 3 गड्ढा ऐसे मिले थे जिनमें 1 पुरुष 1 महिला साथ साथ दफनाए गए थे। अब आप मान लो, इसका मतलब इतिहासकार क्या लगाते हैं? अब इतिहासकारों ने लगाया कि भाई प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा एक सती प्रथा प्रसिद्ध थी, तो क्यों ना ये सती प्रथा के प्रमाण। इस प्रकार सती प्रथा के साक्ष्य हो गए।
तो सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले? तो सती प्रथा के प्रमाण ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले, यदि ऑप्शन में आपके 2 शहर दे रखे हों, एक तो कालीबंगा भी दे रखा हो और एक लोथल भी दे रखा हो, तो आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि दोनों जगह से सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं। जबकि सती प्रथा के यदि प्रमाण में दोनों नगर आ जाए तो आपको आंसर कालीबंगा करना है। हाँ, यदि कालीबंगा ऑप्शन में ना हो तब आपको लोथल करना है। यदि दोनों शहर आ गए सती प्रथा के प्रमाण तो आपको कालीबंगा करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है रीट 2011 में। रीट 2011 या टेट 2011 राज्य स्तर में टेट लगा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे अग्निकुंड के प्रमाण भी पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन आया, अग्निकुंड के प्रमाण पूछे थे टेट 2011 में, उसी के आधार पर सती प्रथा के प्रमाण। तो सती प्रथा के प्रमाण कहने का मतलब जब भी क्वेश्चन आ जाए सती प्रथा के प्रमाण आपको कालीबंगा ही करना है। लेकिन जब युग्मित समाधान पूछे तो, अब ध्यान रखना इस बात को, सती प्रथा के प्रमाण पूछे तो आपको कालीबंगा करना, लोथल मत कर देना। या तो दोनों में तो एक ही होगा, दोनों आ जाते हैं तब स्थिति कठिनाई स्तर की होती है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कालीबंगा। और यदि युग्मित समाधान पूछें या 3 युगल समाधान पूछे, वही 3 कब्र, या युग्मित समाधान पूछे या 3 युगल या युग्मित समाधान पूछे, तो अब ऐसी स्थिति में यदि दोनों शहर आ जाते हैं, कालीबंगा लोथल आ जाता है, अब आपको आंसर लोथल करना है। ठीक है। और यदि ऑप्शन में लोथल नहीं है फिर आपको कालीबंगा कर सकते हो। यदि दोनों शहर आ जाते हैं तो आपको आंसर लोथल होगा। जब 3 युगल समाधान युग्मित समाधान पूछे तो, यदि सती प्रथा पूछे तो आपको कालीबंगा करना है। ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार ये पहला साक्ष्य हुआ। 3 युगल समाधान कह सकते हैं, युग्मित समाधान कह सकते हैं, 20 कब्र कह सकते हैं, सती प्रथा के प्रमाण कह सकते हैं, जो कालीबंगा लोथल दोनों जगह से मिले। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आगे बात करें। अब इसकी खुदाई हो रही थी। अब कहा जाता है खुदाई होते होते इंच 20 दक्षिण में जो सब मिले थे, समाधान कब्रें मिली थी। अब इसके बाद खुदाई हो रही थी तो पूर्वी टीले के प्रवेश द्वार, यहाँ पर जो पूर्वी टीला है जिसे निचला नगर कहते हैं, यहाँ से अरब सागर की ओर खम्मात की खाड़ी में, जो खम्मात खाड़ी अरब सागर की ओर खुलती है, वहाँ पे उसने एक इमारत देखी। और वह इमारत जो तीसरा प्रसिद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया। जिस प्रकार पहला साक्ष्य हो गया, ठीक है, 3 युग में समाधान सती प्रथा हो गई, और तीसरा महत्वपूर्ण यहाँ साक्ष्य मिला जिसे हम कह सकते हैं बंदरगाह। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिले। तो बंदरगाह के प्रमाण आपको ध्यान रखना कहाँ से मिले, लोथल से मिले। सुतकांगे डोर भी एक बंदरगाह था जो पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, तो बंदरगाह के प्रमाण पूछे तो आपको आंसर लोथल ही करना है। अब आपके जैसे प्री बीएड अभी फॉर्म भर गए, एग्ज़ाम नहीं हुआ इस कोरोना महामारी के कारण, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बंदरगाह के प्रमाण पूछे जाते हैं। प्री बीएड में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, आपको बता दूं कि प्री बीएड में इंडिया जीके आती है, बीएसटीसी में बीएसटीसी में राजस्थान जीके आती है, वहाँ इंडिया जीके नहीं आती। संविधान आता है, राज्य संविधान आता है, दोनों में, लेकिन प्री बीएड में केंद्र सरकार भी आती है, राज्य सरकार भी आती है, स्थानीय सरकार भी आती है। ठीक है, तो आप विशेष करके ध्यान रखना। लेकिन प्री एसटीसी में केवल राज्य सरकार आएगी, जो राज्य सरकार आपकी चल रही है। तो प्री एसटीसी और प्री बीएड के भी ये वीडियो बहुत ही आपके लिए कार्य सिद्ध होगी। बहुत ही प्रश्न इसमें से आपको आने वाले हैं। इंडिया जीके, इंडिया हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इस प्रकार
तो बंदरगाह को एक नाम देते हैं, बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। प्रीवियड में आ चुका है कि गोदीवाड़ा के प्रमाण यदि गोदीवाड़ा ना हो तो डाक यार्ड। तो ये बंदरगाह के प्राचीन नाम है गोदीवाड़ा, डाक यार्ड, या इसे हम पत्तन या पोताश्रय, पत्तन या पोताश्रय। तो बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, बंदरगाह को डाक यार्ड भी कहा जाता है, बंदरगाह को पत्तन नगर भी कहा जाता है और पोताश्रय भी कहते हैं। इस प्रकार इसका एक उपनाम हो जाता है। जैसे हम तीसरा उपनाम लिखें, पत्तन नगरी। सिंधु सभ्यता की पत्तन नगरी किसे कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता की पत्तन नगरी लोथल कहते हैं, और सिंधु सभ्यता का चौथा महत्वपूर्ण नगर भी लोथल कहते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का शहर। ठीक है, तो मृतकों का शहर किसे कहते हैं? हम लोथल कहते हैं। जबकि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, तो इसे मृतकों का शहर कहते हैं लोथल को। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी खुदाई होने लगी। अब खुदाई में और क्या क्या मिला? जैसे ये चौथा सब हो गया, चौथा साक्ष्य हो गए। अब आगे और क्या क्या मिला? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और क्या क्या मिले? अब यहाँ खुदाई हुई तो कहा जाता है एक बटन की आकार की मोहर, कि मोहर लंगपुर से नहीं मिली है, सुतकांगे जोड़ से नहीं मिली है, लेकिन लोथल से भी मोहर मिली है। लेकिन यहाँ एक अलग तरह की मोहर मिली, और उस मोहर पर कहते हैं जो मोहर का जो आकार था वह बटनाकार था, बटनाकार मोहर, बटन की आकार की मोहर। जबकि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थीं वो वर्गाकार थीं, चौकोर थीं। ठीक है, जिनके चारों भाग बराबर थे, 2.8 सेंटीमीटर थे, जिन पे सर्वाधिक पशु का अंकन मिलता था और शैल खड़ी से बनाई जाती थी। और सिंधु सभ्यता की कला संस्कृति या सर्वाधिक जानकारी मोहरों से मिली है। लेकिन यहाँ से भी मोहर मिली, लेकिन विदेशी मोहर मिली। अब इतिहासकारों ने सोचा कि हमारे भारत में तो वर्गाकार या चौकोर मोहर हुआ करती थी, लेकिन ये बटन के आकार की मोहर कहाँ से आई? अब बटन के आकार की मोहर पर रिसर्च हुआ। तो बटन के आकार की मोहर कौन से देश से थी, किस देश में उस समय कहते हैं फारस संस्कृति चलती थी, और इस प्रकार ये फारस देश में थी। इस प्रकार फारस की मोहर कह सकते हैं। वर्तमान को फारस को ईरान कहते हैं, अर्थात ईरानी मोहर। तो ईरान की मोहर या फारस की मोहर कहाँ से मिली, अथवा बटन के आकार की मोहर कहाँ से मिली? तो आपको आंसर लोथल करना है। इस प्रकार अगला साक्ष्य पढ़ते हैं। एक ये मोहर मिली। आगे क्वेश्चन आता है, घोड़े के 3 लघु मृण मूर्तियाँ, घोड़े की 3 लघु मृण मूर्तियाँ, अर्थात खिलौने के रूप में घोड़े हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं। 3 लघु मृण मूर्तियाँ, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो 3 लघु मृण मूर्तियाँ भी कहाँ से मिली थी? सिंधु सभ्यता के गुजरात जो प्रांत है उसके लोथल नामक स्थान से। एक और है 8वां साक्ष्य इसमें खुदाई मिला, और वह हाथी का संबंध है। तो हाथी दांत, जो हाथी का जबड़ा या हाथी दांत का सीप कहते हैं, हाथी दांत का पैमाना, जैसे क्वेश्चन आ जाए तो हाथी दांत का पैमाना, तो हाथी दांत का पैमाना स्केल ये होता है। तो यहाँ से स्केल मिला, लेकिन किसका मिला? हाथी दांत का। और एक स्केल और मैंने आपको बता रखा है पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में, वह है सीप का स्केल। बताओ, सीप का स्केल मोहनजोदड़ो से मिला है, जबकि हाथी दांत का स्केल या पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। अब 8 ये प्रमाण हुए। अब यहाँ पे खुदाई हुई, अन्य और प्रमाण मिले। कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण हो रहे हैं? जैसे
नमा इससे ये साक्ष्य मिला वह है, जैसे मैंने अभी बताया, चावल का प्रथम साक्ष्य। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया चावल के बारे में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चावल का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से मिला। एक और है, सर्वाधिक बतख का अंकन, अर्थात मिट्टी के बर्तनों पे मृद बर्तन कहते हैं, मृद वर्तमान कहते हैं। तो मिट्टी का जो बर्तन होता है उन पे सर्वाधिक जो चित्र मिलता है वो किसका मिला? ये क्वेश्चन अलग से विशेषताओं में भी आता है कि सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर या मृद बांधों पर सर्वाधिक किसका अंकन मिलता है? सर्वाधिक बतख का। और सर्वाधिक मोरों पे किसका अंकन मिलता है? पशु का मिलता है। वह है, ठीक है, सर्वाधिक एक श्रृंगी या कुबड़विहीन पशु माना जाता है। लेकिन यहाँ यदि पूछे सर्वाधिक चित्र किसका मिला? सर्वाधिक बतख का मिला। इसलिए ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का पूज्य पक्षी कहते हैं इसको। आ जाए, सिंधु सभ्यता का पूज्य पक्षी कौन सा है? ठीक है, जैसे भारत का पूज्य पक्षी मोर को कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, ऐसे सिंधु का राज्य पक्षी था। तो सिंधु सभ्यता का राज्य पक्षी कह सकते हैं या पूज्य पक्षी कह सकते हैं किसको? बतख को। ठीक है, तो बतख का सर्वाधिक अंकन भी लोथल से मिला है। आगे मैंने आपको बता दिया, यहाँ से अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन यदि अग्निकुंड के प्रमाण पूछे हैं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में कालीबंगा ढूंढना है। यदि कालीबंगा ना हो तो आपको लोथल करना है। यदि आपको दोनों नगर दे दिए जाए तो आपको कालीबंगा ही करना है। इस प्रकार यहाँ से ये प्रसिद्ध साक्ष्य मिले। अब लोथल कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो कहीं से नहीं मिले, डबल कहीं से नहीं मिले, एकमात्र मिले। उनके बारे में आपको और पढ़ना है, जिसे कह सकते हैं अगला टॉपिक होगा एकमात्र नगर। तो हड़प्पा के बारे में कुछ एकमात्र नगरों में क्वेश्चन आते हैं आपको। जैसे एकमात्र नगर। अब एकमात्र नगर में से यहाँ से दो महत्वपूर्ण ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो सिंधु सभ्यता किसी नगर से नहीं मिले। जैसे नंबर 1, पहला जो साक्ष्य मिला है, यहाँ से पत्थर के 2 पाट, और पाट किसके? आटा चक्की के, अर्थात आटा चक्की कहीं से नहीं मिली। तो प्राचीन काल की आटा चक्की जो 2 पाट पत्थरों के बने हुए हैं, जिन्हें हम सिल कह सकते हैं, तो पत्थर के 2 पाट जो आटा चक्की के प्रमाण माने जाते हैं, तो आटा चक्की का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल से मिला। मैं आपको बता दूं, यहाँ की आटा चक्की कैसी थी। एक पत्थर बिल्कुल सपाट वाला मिला है, जैसे ये सपाट बनती है, और उस पर एक गोल भारी एक पत्थर मिला है रोलर के टाइप में। तो यहाँ शायद अनाज रख लिया जाता होगा, और इस रोलर को काफ़ी भारी था, इस रोलर को चलाया ऊपर नीचे चलाया जाता था सपाट के, जैसे ये सपाट है पूरा, और इस प्रकार यहाँ आटा पीसा जाता होगा। इस प्रकार आटा चक्की के प्रमाण एकमात्र ऐसा पुरास्थल कहाँ से मिला है? लोथल से, एकमात्र। एक और है, यहाँ से एक मृण मर्तवान। एक मृण का मतलब होता है मिट्टी, मर्तवान का मतलब होता है एक ऐसा बर्तन जो लंबी गर्दन युक्त वाला है। लंबी गर्दन युक्त वाला एक बर्तन मिला है। जैसे हम बनाएं, जिसे सामान्य भाषा में पॉट कह सकते हैं, तो यहाँ से एक पॉट मिला है। डायग्राम थोड़ी चित्रकला थोड़ी सी सही है तो आपको शायद सही लग रहा हो। तो ऐसा एक पॉट मिला है जिसे हम मृण मर्तवान कह सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसा पॉट मिला है, इसके इस हिस्से पे, लंबी गर्दन वाले हिस्से पे एक टहनी किसी पेड़ की बनी हुई है। इस टहनी पर एक पक्षी बैठा हुआ है
जिसे इतिहासकारों ने चिड़िया कहा है, इस चिड़िया की चोंच में एक मछली का टुकड़ा, अर्थात मछली है इसकी चोंच में, और यहाँ चौड़े वाले हिस्से पर निचले स्तर पर एक चालाक लोमड़ी का अंकन है जो बैठी हुई है और गर्दन ऊपर कर रही है। तो बताइए कौन सी कहानी हो गई। छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, तीसरी चौथी पाँचवीं इंग्लिश में किताब एग्ज़ाम में टेस्टों में 10 पंक्ति लिखने के लिए कहानी आती है। तो आपने शायद पेपर में आई और याद भी करी होगी, मैडम ने सर ने आपको याद भी कराया होगा। बताइए याद आ रहा हो। क्रो अर्थात कौवा और चालाक लोमड़ी, किसकी कहानी है? इसे कह सकते हैं हम पंचतंत्र की कहानी। तो क्वेश्चन आ जाए, पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य लोथल, एकमात्र ऐसा स्थान यहाँ से पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा हम क्रो एंड फॉक्स की कहानी सुनाते हैं। तो इस प्रकार पंचतंत्र की कहानी, और आप जानते हैं पंचतंत्र एक पुस्तक भी है और इसका इतिहासकार रचयिता पूछा जाता है। पंचतंत्र की कहानी का रचयिता विष्णु शर्मा है। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन हो गए। तो एक ऐसे ही वर्तमान एक मिट्टी का ऐसा बर्तन मिला है जिस पर कौवा लोमड़ी का अंकन है, अर्थात पंचतंत्र की कहानी का साक्ष्य, पंचतंत्र की कहानी का रचयिता है विष्णु शर्मा। तो ये आपका लोथल शहर हुआ, पुरास्थल हुआ सिंधु सभ्यता का एक चौथा महत्वपूर्ण नगर हमने पढ़ा। तो आप ध्यान रखना, लोथल का अर्थ क्या होता? मृतकों का शहर, जबकि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला या भूतों का टीला, लेकिन यहाँ मृतकों का शहर है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार हमारा सिंधु सभ्यता का ये नगर हो गया। एक और आपको प्रश्न बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन आ जाए सिंधु सभ्यता के बारे में 4 इमारत ऑप्शन में रख देगा। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, केवल इमारत पूछ रहा, नगर नहीं पूछ रहा। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अर्थात नगरों में जो साक्ष्य पाए गए हैं, इमारतें पाई गई हैं, उन इमारतों से तुलना करवा रहा है। हर नगर में कोई ना कोई इमारत पाई गई, अन्नागार, स्नानागार, दुर्ग महल, दुर्ग टीला, ऐसी आपका बंदरगाह, स्टेडियम, ये इमारत मानी जाती हैं। तो ऐसे करके इनमें से 4 ऑप्शन रख दें और क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के किस नगर से या सिंधु सभ्यता की इनमें से कौन सी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो आपको आंसर क्या करना है? तो आपको आंसर बंदरगाह करना है। तो बंदरगाह को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहा गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इमारत किसे कहते हैं? बंदरगाह को। स्नानागार को नहीं, अन्नागार को भी नहीं, तो आपको आंसर बंदरगाह ही माना जाएगा। कि यहाँ पे जब सिंधु सभ्यता के लोग ढिलमुल और मगन बंदरगाह के माध्यम से मेसोपोटामिया, जिसे वर्तमान इराक कह सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से वस्तु का आदान प्रदान हुआ करता था सिंधु सभ्यता के लोग। और मोहनजोदड़ो के ऐसे अनेक व्यापारी हुआ होंगे, या कालीबंगा, यहाँ भी जितने व्यापारी होते होंगे वो यहाँ आते होंगे शहर में, यहाँ पे बंदरगाह में पानी के जहाज़ों में बैठ कर के। और मेसोपोटामिया, जिसे इराक कह सकते हैं वर्तमान में, पार्सियन भी कह सकते हैं, वहाँ इस बंदरगाह के माध्यम से वहाँ अपना सामान वस्तु बेचने जाते होंगे। वहाँ के व्यक्ति जब यहाँ आते होंगे तो लोथल उतरते होंगे, इसलिए इसे बंदरगाह कहा गया। पानी के जहाज यहाँ आने जाने का, वस्तु विनिमय का, जिसे कह सकते हैं आयात और निर्यात का साधन कह सकते हैं। तो इस प्रकार बंदरगाह को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहते हैं। तो ये आपका दूसरा नगर हुआ लोथल। अब हम गुजरात का तीसरा प्रसिद्ध नगर पढ़ने वाले हैं। वो सामान्य, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। एक ही प्रश्न आता है, घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के कंकाल, केवल यही प्रश्न आता है। तो अब इसको पढ़ने वाले हैं। तो अगला टॉपिक है, लिखें
सुरकोटदा। तो चौथा नगर हम पढ़ रहे हैं, इसमें इतना समझाने वाला टॉपिक नहीं है, रटने वाला ही प्राय टॉपिक है, छोटा सा एक शब्द एक स्थान पे समझना है, बाकी सीधा रटने वाला है।